दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। और आज हम देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण जो है एक डिटेल क्लास। इसकी हमने सामान्य क्लास जो है जिस दिन आर्थिक सर्वेक्षण आया था उस पर हमने डाली थी। इसमें हम डिटेल क्लास देखेंगे जिसमें एक एक मानकों पर हम विशेष विश्लेषण करेंगे। ये क्लास थोड़ी लंबी होगी तो आप लोग इसको धैर्य से देखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न जो है आपके जो भी आगे एग्ज़ाम होंगे आपके यूपीपीसीएस के समीक्षा अधिकारी के मेंस हो रहे हैं और आगे भी जो भी एग्ज़ाम होंगे पूरे साल भर में, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये टॉपिक होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज होता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है हमारे चीफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है संजीव सान्याल ने इसको लॉन्च किया। और भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है 1900, अब ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है इकोनॉमिक सर्वे, ये आप देखते हैं कि 2021 और 22 लिखा जाता है, जबकि बजट जो है आप देखते हैं वो आपका 2022 और 23 लिखा जाता है। तो इस पे ध्यान रखना है। ये पिछले साल का पूरा लेखा जोखा होता है, इससे पहले साल का भी लेखा जोखा होता है और अगले साल का स्पेकुलेशन होता है। अब 1964 में इसे बजट से एक दिन पहले यानी कि 31 जो है जनवरी को इसको लॉन्च किया गया पार्लियामेंट में। निर्मला सीतारमन ने संसद के आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए 31 जनवरी को। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मूल विषय था त्वरित दृष्टिकोण, जिसको एजाइल अप्रोच बोलेंगे दोस्तों। ये दोनों ही आप नाम याद रखिएगा, एजाइल अप्रोच। इंग्लिश में एजाइल अप्रोच और हिंदी में त्वरित दृष्टिकोण। कहीं कहीं आपको ऐसे दे देगा, इसलिए दोनों ही याद रखना, एजाइल अप्रोच, तो आपको समस्या ना हो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे। और इसकी एक एक बातें हम लोग देखेंगे पूरा आंकड़े इन्फोग्राफिक के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि अनअकैडमी आप सभी के लिए ढेर सारे प्रोग्राम लाता है। इन प्रोग्राम की जो है आप कैसे रूपरेखा देखेंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे हम लोग कि अनअकैडमी पर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं भारत के बेस्ट एजुकेटर द्वारा। और दोस्तों ये जो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप नहीं डाउनलोड किए तो डाउनलोड कर लें, गेट स्टार्टेड पे जाएं, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करें और यूपीपीएससी यूपीएससी गोल्स में जाएं। मेरा नाम धनंजय सिंह, आप मुझे फॉलो कर लें। अभियान लाइव कोड यूज़ करके मेरी ढेर सारी फ्री क्लासेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की क्लासेस चलते हैं दोस्तों। एक तो स्पेशल क्लास जो पूरी तरीके से फ्री होती है सभी के लिए। मेरी डेली फ्री क्लास जो है आपको 1:45 PM पर देखने को मिलती है, ये रेगुलर चलती है। इस समय एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है। दूसरी जो प्लस क्लास होती है दोस्तों, ये आपको क्या करना होता है, इसमें सब्सक्रिप्शन लेना होता है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद दोस्तों लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही सेशन आपको मिलते हैं। अगर आपकी क्लास छूट जाती है तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड पीडागॉजी होती है एकेडमिक कैलेंडर में। इवेंट्स लाइक वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लास, मैराथन क्लास यहाँ पर आपको मिलती हैं। जल्दी यूपीपीएससी मेंस के लिए और निबंध के लिए मैराथन क्लासेस मैं यहाँ पर शुरू करूँगा। अनलिमिटेड क्विजेज होते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में होते हैं और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जो होते हैं। हर 4th क्लास जो है हमारी डाउट क्लियरिंग सेशन की होती है। दोस्तों हमारी एक बेहतरीन टेस्ट आ रही है जो पूरी तरीके से फ्री है। आप अपने सभी दोस्तों को बोलिए कि ये 27 फरवरी को होगी 12 बजे। 70 क्वेश्चन होंगे इसमें, 60 मिनट के प्रश्न पत्र का टाइमिंग होगा। 10 लाख तक के इनाम इस पे मिलेंगे दोस्तों। 100 टॉप रैंकर्स को 100% स्कॉलरशिप, रियल टाइम इंडिया ऑल इंडिया रैंकिंग। और ये टेस्ट बनाए गए हैं भारत के टॉप एजुकेटर द्वारा बनाए गए हैं। 50 लकी विजेताओं को दोस्तों सैमसंग मोबाइल, बोट स्मार्ट वॉच, बोट एयरपॉड, अमेजन वाउचर्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। तो इसका लाभ लें, इनरोल करें आज ही। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा, आप लोग ज़रूर देख लें। दोस्तों विजेता टेस्ट सीरीज हमारी चलती है जिसमें टॉप 25 रैंक को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं प्रत्येक संडे। ये ऑफर समाप्त हो गया है। अगर आप बैच कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो बैच कोर्सेज के लिए आप जो है हमारी रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही सेशन देख सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस लाइव भी चल रही हैं।
मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है फिलॉसफी 204 घंटे में, इसको आप ज़रूर देखें। साथ ही गौरव सर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, निरंकार सर ज्योग्राफी, हिस्ट्री सूर्यवंशी सर, अमरनाथ सर जो है लेक्चर लिटरेचर करा रहे हैं, हिंदी लिटरेचर, मुकेश सर जो है सोशियोलॉजी करा रहे हैं। दोस्तों हमारी जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एसए और हिंदी का कंप्लीट बैच हो चुका है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग नई मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 23 फरवरी को एक बैच हमारा लॉन्च हुआ है, लक्ष्य बैच, जिसमें आप प्री कम मेंस कंप्लीट तैयारी करेंगे। इसमें मैं इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ, साथ ही 12 महीने का ये है, हिंदी माध्यम से ये पूरा तैयारी कराई जा रही है। सारथी बैच जो है ये 6 महीने का हिंदी माध्यम के लिए 25 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स करा रहा हूँ। तो दोस्तों इन दोनों ही बैचें में इनरोल कर लीजिए। वीडियो के लिए अलग सीरीज आई है हमारी, आपको 1 महीने की जो फीस है 900, 12 महीने की फीस जो है 4950 से बहुत ही कम पैसे में आपकी पूरी तैयारी कराई जाती है। इन सभी कोर्सेज के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 13,600 है, जिस पर 12,240 देना होता है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 9,350 है, आपको 8,415 देने होते हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी बीपीएससी यूपीपीएससी की, आप एक साथ तैयारी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे अनअकैडमी यूपीपीएससी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारा चल रहा है। बजट से पहले जो इकोनॉमी सर्वे आता है, उस सर्वे के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, और कौन कौन से आंकड़े हैं जो आप नोट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको लिखूंगा आप जो है साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट पर हम लोग डिटेल वार्तालाप करेंगे। तो इसमें हमने देख लिया कि ये कब लॉन्च होता है, प्रत्येक वर्ष जो है कब इसकी क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, हमने बात कर ली, किसने इसको लॉन्च किया। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक नज़र में अगर हम बात करें तो जीडीपी वृद्धि दर जो है यहाँ पर देखिए 17-18 में 7%, 18-19 में 6.1%, 19-20 में आप देख रहे हैं 4.2% और -7.7 ये नेगेटिव रहा है दोस्तों। ये लॉकडाउन की वजह से और जो हमारा पूरा सिस्टम जो है ठप हो गया था कोरोना क्राइसिस में, तो इसकी वजह से -7.7% जो है चला गया था। और 22-21 में अब देखिए ये जो है हैशटैग लगाया हुआ है, इसका मतलब है पहला अग्रिम अनुमान है ये, ठीक है। 11% का पहला अग्रिम अनुमान। अनंतिम अग्रिम अनुमान जो है जिसपे स्टार लगाया हुआ है, डबल स्टार, ये अनंतिम है, ठीक है, इसको भी बदला जाता है। और पहला संशोधित अनुमान जो है ये है आपका 4.2%, जो जिसपे स्टार लगाया गया है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप। साथ ही दोस्तों राजकोषीय घाटा इस बार देखेंगे 3.5% है बजट अनुमान का। ये जो है बजट अनुमान है। बजट यहाँ पर बजट एक्सपेक्टेड एलोकेट जो किया जाता है वो एक्सपेक्टेड है ये। तो ये हो गया आपका संशोधित अनुमान जो है आपका, वो जो है ये स्टार लगाया गया है, ये आपका है 4.6%। ये आपका फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट। इसमें आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन दो प्रकार से, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है सीपीआई, और थोक मूल्य सूचकांक जो है ये है डब्ल्यूपीआई। तो ये है आपका 6.6%, 3.6 से था 18-19 में, और ये जो है नेगेटिव, मतलब कि आप देख रहे हैं नेगेटिव में था। तो ये मुद्रास्फीति के मानक है, इसको भी आप नोट करेंगे। चालू खाता शेष जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जीडीपी का 3.1% है बैलेंस ऑफ पेमेंट। %3.1 है। विदेशी मुद्रा भंडार 586.1% है। इस समय जो है हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो, आप नया डेटा याद कर लीजिए, ये 633.6 मिलियन यूएस डॉलर है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये बिलियन डॉलर में है, बिलियन डॉलर में है, यूएस डॉलर में, ठीक है। तो पहली बार जो है 2021 की छमाही में ये 600 का आंकड़ा पार किया था। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए जो है इस बार के लिए एक्सपेक्टेड जो है 3.4 है। औद्योगिक विकास दर जो है वो आपकी नेगेटिव दिखा रहा है यहाँ पर 2021 के लिए, और सर्विसेज में भी आप देख रहे हैं नेगेटिव है। तो ये जो है जीडीपी का जो स्तर है उसके बारे में है।
अगली बात हम देखेंगे जीडीपी ग्रोथ जो है दोस्तों, इस साल जो है 11% की एक्सपेक्टेड है और पिछले साल जो है नेगेटिव में थी। तो ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है, ये प्रोजेक्टेड है आपका बजट के लिए, जो जीडीपी ग्रोथ के लिए जो एक्सपेक्टेड लगाया गया है वो है। अगर हम बात करें मुद्रास्फीति की, तो थोक मूल्य सूचकांक जो है 12.5% है, और यहाँ पर जो है सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको सीपीआई कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये डब्ल्यूपीआई है और ये सीपीआई है। इन दोनों के अलग अलग आंकड़े आपको दिए गए हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, औद्योगिक वृद्धि दर जो है 11.8% है। ठीक है, 2021 के लिए पहला अग्रिम अनुमान जो है 11.8% जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है। ये आपको यहाँ से आपको नोट करना है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है वो 11 और पिछले साल जो है ये पहला अग्रिम अनुमान है। ठीक है, ये अनंतिम है, तो ध्यान रखना है इसको। तो ये लगातार 4 वर्षों का दिया गया है, 5.3%, ये -1.2, -7, और अभी जो है 11.8% जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है ये। ठीक है, औद्योगिक विकास दर। खाद्यान्न उत्पादन में हम देखेंगे दोस्तों कि चौथा संशोधित अनुमान जो है वो 308.6 मिलियन टन, 308.6 मिलियन टन जो है ये कुल खाद्यान्न है। ठीक है, टोटल ग्रेन, फूड ग्रेन जो है वो आपका इतना है। इसमें आप जो है चावल, गेहूं, मोटा अनाज और दालें शामिल होती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें राइस, वीट और मिलेट्स एंड लेंटिल्स, ये सभी शामिल होते हैं। अगला हम देखेंगे दोस्तों कि राजकोषीय घाटा, ये जो है फिस्कल डेफिसिट, इस समय जो है कुछ ज़्यादा ही है। आप देख रहे हैं पिछले साल जो है जीडीपी का 9.2% था, अभी भी ज़्यादा है, ये 6.8% है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है 6.8% के आसपास 2021-22 के लिए ये बजट अनुमान का हिस्सा है। कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में इस साल जो है जो हमारी ग्रोथ रेट है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज, इसमें जो है हमारा अभी ग्रोथ रेट जो है पिछली बार 3.6% था, इस बार जो है बढ़ा करके 3.9% का एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, ये अनुमान जो है आपका एक्सपेक्टेड है। सर्विस सेक्टर में हम देखेंगे तो वर्ष 2020 में विश्व वाणिज्यिक सेवाओं में निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4.1% बनी है। यानी कि अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, तो इसमें जो है हमारी जो है वर्ल्ड लेवल पे हिस्सेदारी 4.1% जो है इंक्रीज की है। ठीक है, वर्ष 2021-22 में 14,000 नए स्टार्टअप, ठीक है, न्यू स्टार्टअप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, न्यू स्टार्टअप्स जो है ये कितने हैं, 14,000। आपने देखे कि यूनिकॉर्न भी काफ़ी बने हैं इस बार, डेकाकॉर्न भी 5 कंपनियां हो चुकी हैं, 14,000 हैं। आईटी और बीपीओ क्षेत्र में दूरसंचार नियमों को हटाने व अंतरिक्ष क्षेत्र को गैर सरकारी संस्थानों के लिए खोले जाने के लिए प्रमुख सुधार किए गए हैं। 2021 में 44 स्टार्टअप जो है हमारे यूनिकॉर्न रहे, और कुल यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या अब 83 हो गई है। यूनिकॉर्न क्या होता है दोस्तों, $1 बिलियन का अगर वो क्या करता है, बिजनेस करता है, तो ये कुल इसकी संख्या जो है
पिछले वर्ष 44 थी, अब कुल संख्या जो है 83 हो गई। जैसे कि अनअकैडमी ने इसे 2020 में यूनिकॉर्न का दर्जा लिया था। इसी प्रकार से और भी हैं, जैसे स्विगी है, स्विगी ने इस बार डेकाकॉर्न का यानी कि 10 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस इसने किया। डेकाकॉर्न बोलते हैं, यूनिकॉर्न 1 बिलियन का। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों सेवा से क्षेत्र में और क्या चीज़ें हैं, समग्र सेवा क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन जो है 8.2% बढ़ने की उम्मीद है। उच्च आवृत्ति संकेतक जैसे कि सेवा क्रय प्रबंधकों का सूचकांक, हवाई माल भाड़ा, रेल भाड़ा पर दूसरी कोविड लहर का बहुत कम प्रभाव रहा है। सेवा निर्यात में 21.6% की वृद्धि हुई है, पूर्व महामारी स्तर को इसने पार कर दिया है। सेवा क्षेत्र में 16.7 बिलियन से अधिक का एफडीआई प्राप्त हुआ है, जो कि भारत के कुल एफडीआई प्रवाह का 54% है। तो एफडीआई जो है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो है आपका बढ़ा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है कुल कितना है, 16.7 बिलियन यूएस डॉलर है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 16.7 बिलियन यूएस डॉलर। आगे देखेंगे दोस्तों कि कीमतें और मुद्रास्फीति क्या है। कीमतें और मुद्रास्फीति में हम पहले बात करेंगे कि औसत हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त सीपीआईसी, ये सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है सी जो है घट करके 6.6% से घट करके, पहले ये 6.6% थी, इसके घट करके ये क्या हो गई है 5.2%। वहीं पर हम बात करेंगे कि पिछले वर्ष 9.1% से घटकर ये 2 अप्रैल दिसंबर में 2021-22 में यह मुद्रा खाद्य मुद्रा यानी कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो भी कम हुआ है। 9.1% था, 9.1% जो घट करके कितना हो गया है आपका 2.9%। तो ग्रेन्स में, खाद्यान्न में भी उतनी इन्फ्लेशन में कमी आई है। प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन पक्ष कीमतों पर नियंत्रण हुआ है। दालों, खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सक्रिय उपाय किए गए हैं। तो आपने देखा है कि दालों और तेलों के दाम जो है विधि बढ़े नहीं हैं। आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य को हासिल करता है उद्योग और अवसंरचना। तो आइए देखते हैं दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में क्या क्या काम किए गए हैं। तो वर्ष 2020-21 के अप्रैल नवंबर के दौरान गत वर्ष जो है 15.3% की तुलना में आईआईपी 17.4% की दर से बढ़ा है। वर्ष 2022 की दूसरी चौथाई में कॉरपोरेट सर्वाधिक उच्च शुद्ध लाभ जो है -10% का अनुपात रहा है। प्रतिदिन सड़क निर्माण में हम देखें 34.4% की वृद्धि हुई है। पहले जो 28 किलोमीटर प्रतिदिन होता था बनना, अब 36.5 किलोमीटर, यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं कि गडकरी जी कंस्ट्रक्शन में एक बड़ा उछाल आया है। पहले जो है 28 किलोमीटर पर डे होता था, इससे बढ़कर के कि ये अभी कब कितना हो गया है 36.5 किलोमीटर पर डे। तो ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाएंगे। इसमें जो है भारतीय रेलवे के लिए पूंजी व्यय जो है 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना की वृद्धि हुई है, यानी कि 2.15 लाख करोड़ तक बढ़ने का बजट रखा गया है। उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन योजना पीएलआई जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसको बोलते हैं, इंसेंटिव स्कीम जो है खास करके ये जो है शुरू की गई थी हेल्थ सेक्टर में। तो ये इसकी जो है इसको बहुत बड़े स्तर पर प्रोत्साहन मिला है, हर सेक्टर में इसको लागू किया जा रहा है। भौतिक तथा डिजिटल आधारभूत संरचना को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तो फिजिकल में भी किया जाएगा, फिजिकल इंफ्रा, और साथ ही साथ डिजिटल इंफ्रा में भी क्या किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों हम देखेंगे कि भारत का बाह्य क्षेत्र काफ़ी मजबूत हुआ है। वस्तु निर्यात और आयात जो है कोविड पूर्व स्तर को भी पार कर गया है। शुद्ध सेवा निर्यात जो है उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2021-22 में प्रथम छमाही में शुद्ध पूंजी प्रवाह जो है
65.6 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। अगर हम बात करें 2021-22 की प्रथम छमाही का, तो बीओपी जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अधिशेष जो है 63.1 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है 31 दिसंबर में, ये देखिए 6 जो मैंने बताया था ना, दिसंबर 31 को, ये कब, 2021 के, आप देख रहे हैं कि फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा, फॉरेक्स रिजर्व वो कितना है, 633.6 बिलियन अरब डॉलर जो है, ये यूएस डॉलर जो है इतना हो गया है। भारत नवंबर 2021 तक विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। मेरे ख्याल के चाइना, स्विट्जरलैंड है और एक और देश है, उसके बाद जो है इंडिया का नंबर है। ठीक है, चाइना है, स्विट्जरलैंड है और एक देश और है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसके बाद भारत का नंबर है। केंद्र तथा राज्यों द्वारा सामाजिक सेवाओं पर वृद्धि में जीडीपी के 6.2% यानी कि 2014-15 से बढ़ा करके जीडीपी का 8.6% अब इस बार जो है बजट एक्सपेक्टेड है। श्रम बाजार संकेतकों में तीव्र लाभ हुआ है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार बढ़कर महामारी पूर्व के स्तर तक पहुंच गया है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान जो है रोजगार औपचारीकरण जारी रहा। मनरेगा के तहत दी जाने वाली निधि में वृद्धि की गई है। प्रजनन दर, सेक्स दर और सामाजिक सूचकांक दर्शाने की दर में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय परिवार जो है, नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर जो है, नेशनल फैमिली हेल्थ NFHS जो है सर्वेक्षण जो है, ये जो है आपका इसके स्रोत के आधार पर है। अगला देखेंगे दोस्तों कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में भारत जो है आगे रहा है। 93% जो है जनसंख्या को पहली डोज दे दी गई है। कुल टीकाकरण जो है 157.9 करोड़ हो चुका है। पहली डोज जो है वो 91.3 करोड़ रुपए को लोगों को दे दी गई है और दूसरी डोज 66.05 करोड़ लोगों को, 93% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जो 18+ की आयु वाली और 70% जनसंख्या का पूरी तरीके से टीकाकरण हो चुका है। मौद्रिक एवं प्रबंधन मध्यस्थता जो है उसके बारे में देखेंगे तो बैंक ऋणों में वृद्धि हुई है 5.3%। अप्रैल 2021 से बढ़कर ये 9.2% जो है बैंक डेप्ट जो है उसमें वृद्धि हुई है, यानी कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा गया है। ठीक है, ये इंक्रीज किया है। एससीबी का शुद्ध एनपीए जो है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इसको बोलते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं इसकी जो है शुद्ध एनपीए 6% 2017-18 से घट करके 2% सितंबर 2021 में हो गई। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की पूंजी जोखिम भारांश जो है अनुपात 13% से बढ़ करके 16.56% दिसंबर 2021 में हो गया। बैंकिंग प्रणाली में तरलता अधिशेष के रूप में रही। कृषि क्षेत्र में ऋण उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृषि कार्यों में आपने देखा कि काफ़ी वृद्धि हुई। अप्रैल से नवंबर 2021 में 75 आईपीओ जारी करके 89,066 करोड़ रुपए जुटाए गए। भारतीय बाजारों में अभूतपूर्व कारोबार हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण में पहुंच, पहचान, सहयोग, समन्वय के लिए विदेशी कंपनियों, अक्षमता और देनदारियों के मानकीकृत ढांचे की जरूरत पर बल दिया है। वित्तीय विकास के बारे में बात करें तो राजस्व प्राप्ति जो है 67.2% पर पहुंची है। सकल कर राजस्व जो है 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। उत्पादक पूंजी व्यय जो है 13.5% की वृद्धि हुई है। वित्तीय घाटे का बजट जो है 46.2% पर रोका गया और अर्थव्यवस्था की बहाली के साथ जो है सरकार घाटे में कमी का अनुमान लगा रही है। कई बजट से बाहर की मदों को बजट आवंटन के अंतर्गत शामिल किया गया है। राज्य सरकारों की पूंजी व्यय जो है 67% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, अगर हम बात करें 2021-22 के दौरान राज्यों में केंद्र सहायता प्राप्त जो है तो राज्यों की ऋण सीमा में वृद्धि हुई है। जीएसटी की कमी को भरपाई करने के राज्यों को ऋण दिए गए हैं। पूंजी व्यय के लिए राज्यों के विशेष सहायता योजना लॉन्च की गई है। और अर्थव्यवस्था की अगर स्थिति करें, हम देखें तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 9.2% की वृद्धि अनुमानित की गई है 2021-22 के लिए।
वैक्सीन का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है। आपूर्ति पक्ष सुधारों में बढ़ोतरी हुई है, नियमों में ढील हुई है, निर्यात में मजबूती हुई है, पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुई है। भारत का विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का अनुमान है। 2022-23 में जीडीपी का 8 से 8.5% की वृद्धि का अनुमान है। विश्व बैंक ने 8.7% अनुमान लगाया है। एशियाई बैंक ने 7.5%। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये 9% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। आरबीआई का भी 9 से अधिक ही है। कृषि एवं खाद्यान्न प्रबंधन के बारे में अगर हम बात करें तो पशुधन, डेयरी और मत्स्य सहित लगातार उच्च विकास वाले संबद्ध क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने का सुझाव दिया गया है। छोटे तथा सीमांत किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लागत के कृषि तकनीकों का विकास और संचालन किया गया है। तिलहन, दलहन और बागवानी के लिए फसल विविधता को प्राथमिकता दी गई है। उच्च उत्पादकता एवं कम जल खपत वाली फसलों के उत्पादन के लिए राज्य सरकारों के ने समन्वित कार्रवाई की है। साथ ही दोस्तों, फसल व संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान और विकास में प्रगति यानी कि एग्रीकल्चर में R&D जो कि बहुत ज़रूरी है, R&D पर बढ़ावा दिया गया है। नैनो यूरिया और जैविक खाद, नैनो यूरिया जो कि काफ़ी फेमस है, और बायोलॉजिकल जो है बायो फर्टिलाइज़र के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। ड्रोन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रोन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर आधारित प्रणालियों में नई तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है। नवाचार के लिए स्टार्टअप की सहायता की जा रही है, यानी कि इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स पे बल दिया जा रहा है। इस पर बल दिया जा रहा है। तो ये रही पूरी जानकारी दोस्तों। आशा करता हूँ कि मेरा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। ऐसे ही 15 से 20 मिनट के मैं लगातार आपको देता रहूँगा। डेली 2 से 4 वीडियो आपको मिलेंगे जो एक टॉपिक पर आपकी सामान्य समझ को विकसित करेंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है या किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।